गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम मौर्य काल से संबंधित तीर्थ देखते हैं। तीर्थ क्या थे वहाँ। जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, वर्तमान समय में देश को चलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए विभिन्न विभागों की आवश्यकता होती है। तो मौर्य काल में भी विभागों की आवश्यकता थी। उन्हें उसमें तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ, हालांकि तीर्थ वर्तमान में हम जो देखते हैं, धार्मिक स्थलों को तीर्थ कहा जाता है। तो धार्मिक स्थल होते हैं, पूजा पाठ के लिए वहाँ जाते हैं, मन की शांति के लिए आदमी वहाँ जाता है। तो उस समय तीर्थ जो है विभागों को कहा जाता था। विभागों के जो प्रमुख अधिकारी हैं वो तीर्थ कहलाते थे। तीर्थ यानी कि विभाग 18 जो है तीर्थों का उल्लेख मिलता है, 18। अब ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि तीर्थ जैसे वर्तमान में विभाग हैं, वो भी एक ऊंचा स्थान रखते हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिस प्रकार तीर्थ अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो वो विभाग माने तीर्थ। तो प्रमुख तीर्थ क्या थे ये देखते हैं हम। जैसे राजस्व के लिए थे, जो राजस्व को एकत्रित करेंगे। कोषाध्यक्ष जो वर्तमान में थे, लगभग वही उसमें भी विभाग हुआ करते थे, लेकिन अंतर कुछ नामों में अंतर है, समय के अनुसार जो अंतर आया हुआ है और समझने के लिए जो अंतर दिया गया है वो नामों के अनुसार है, और जो उनकी संख्याओं में थोड़ा अंतर हमें दिखता है, लेकिन उद्देश्य समान था। उद्देश्य समान होने के कारण, क्योंकि प्रशासन चलाना था, धन एकत्रित करना था और उस धन को लोक हित में लगाना था, और साम्राज्य की सुरक्षा करना था, विभिन्न व्यवस्थाएं करना था। उद्देश्य लगभग समान था। एक तंत्र में भिन्नता थी। राजतंत्र था, अभी लोकतंत्र है। यानी कि राजा जो है तंत्र का अधिकारी था, वो एक क्या कहेंगे जन्म के अनुसार था। यानी कि राजा राजा उसका पुत्र बनेगा। लेकिन अभी लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है। यानी कि लोग जो जिसे चुनेंगे वो राजा बनेगा। ये अंतर था। और कुछ विभागों के उस समय की शब्दावली के अनुसार विभाग के नामों में अंतर है। कार्य लगभग अगर देखा जाए तो समानता है। तो ये समानता को जब हम देखेंगे फ्रेंड्स, रिलेट करेंगे, तब हमें आसानी से याद भी हो जाएंगे और हमें इन्हें समझ भी पाएंगे। तो देखते हैं, आज 9 जनवरी भी है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी 1915 में आज ही 9 जनवरी के दिन भारत आए थे। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो वो विदेश में अपने अध्यापन आदि के लिए गए थे, उसके बाद 9 जनवरी को भारत आए थे। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि तीर्थ क्या क्या थे और उनको समझते हुए मेमोराइज करने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स जो प्रथम थे मंत्री, जो प्रथम तीर्थ थे फ्रेंड्स वो थे मंत्री। जो मंत्री थे फ्रेंड्स, जो प्रधानमंत्री थे। और जो प्रथम तीर्थ, जो प्रधानमंत्री, वर्तमान जो प्रधानमंत्री के जो कार्य होते हैं लगभग वो हुए थे, राजा को परामर्श देना आदि। और पुरोहित, ये दान। अब जैसे पुरोहित नाम वर्तमान में भी आप देख सकते हैं, पुरोहित जो होते हैं पूजा पाठ से संबंधित होते हैं, और पूजा पाठ से संबंधित है तो दान आदि एकत्र होगा, दान का भी वो प्रबंधन करेंगे, जो उनको दान मिलेगा, इस तरीके से समझे। तो वर्तमान समय में पुरोहित के वही कार्य हैं जो उस समय थे लगभग। दान विभाग का, यानी कि जो दान करेगा वेलफेयर के लिए, उसके अध्यक्ष थे। और धर्म से संबंधित धर्माध्यक्ष आप कह सकते हैं, जो वर्तमान भी प्रासंगिक है। समाहर्ता जो थे फ्रेंड्स, राजस्व विभाग के अध्यक्ष थे। यानी कि समान रूप से ये राजस्व जो है समान रूप से लिया जाता है। तो इस तरीके से राजस्व में कोई छूटा नहीं रहता, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए राजस्व लिया जाता है। तो राज्य किसी कम किसी ज्यादा वो राजस्व लेगा ही लेगा राज्य। तो समान से समझ सकते हैं आप, सभी से लिया जा रहा है। तो समानता राजस्व विभाग से संबंधित हो गया। सेनापति, सेना विभाग का मंत्री थे। सेना के मंत्री जो होते थे, जो राजा को परामर्श आदि सेना के संबंध में देंगे, वो थे सेनापति, जो वर्तमान में भी सेनापति का यही कार्य होता है। सन्निधाता, सन्नी से साउंड आ रही पड़ रहा है, मन्नी यानी कि पैसा, यानी कि कोषाध्यक्ष। कोष जो ट्रेजरर जो होते हैं वो थे सन्निधाता। सन्नी यानी कि मन्नी और सन्निधाता कोषाध्यक्ष, इस तरह से रिलेट कर सकते। सन्निधाता कोषाध्यक्ष। प्रदेष्टा, जो 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं वर्तमान में भी होते हैं, फौजदारी और दीवानी। फौजदारी यानी कि व्यक्ति का उद्देश्य अपराध करना है,
किसी का सामान छीनना है, किसी को मारना है, किसी को पीटना है, जिसका उल्लेख अपराध के जो जिन कृत्यों का उल्लेख अपराध में आता है, अगर ऐसी घटना हो गई तो उसे फौजदारी मामले कहा जाता है। या लड़ाई झगड़ा, मर्डर, रेप आदि वर्तमान में भी वही मामले हैं, उस समय जो था उस समय भी लगभग वही मामले थे। तो जो प्रदेष्टा होता है, यानी कि आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते, प्रदेश जो फौजी होते हैं अधिकतर ये प्रदेश गए हैं उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है, जो फौजी होते हैं, क्योंकि वही अपने घर से दूर जाके नौकरी करते हैं। यानी प्रदेष्टा यानी कि प्रदेश जो जाने फौजी, यानी कि फौजी फौजदारी मामलों से संबंधित हुए प्रदेष्टा, ये भी न्यायाधीश थे। और मैंने आपको बता दिया कि फौजदारी मामले क्या होते हैं, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, यानी कि जिसका उद्देश्य स्वयं को हितों को सुनिश्चित न करना हो के सरकार या न्यायालय के माध्यम से स्वयं को हितों को सुनिश्चित न करना हो के एक अपराध कृत करके एक कानून के विरुद्ध जाके स्वयं की इच्छा की पूर्ति करना है, लूट मार, चोरी, डकैती, ठीक है। क्या आएगा प्रदेश फौजदारी में, फौजी प्रदेश जाते हैं, तो प्रदेष्टा जो होगा फौजदारी मामलों का न्यायाधीश होगा, वो उस समय थे, ठीक है फ्रेंड्स। नगराध्यक्ष, जो नगर के अध्यक्ष होते थे और इस जनगणना भी करते थे, नगर के प्रमुख होते थे नगराध्यक्ष, ठीक है। नागरिक यानी कि नगर, और इन नगरों की जो नागरिकों की जनगणना की जाती है, तो नगर अध्यक्ष यानी कि ये जनगणना का कार्य करते थे, नगर के अध्यक्ष हुआ करते हैं। कर्मांतिक, तो फ्रेंड्स उद्योग जो है कर्म पर डिपेंड रहता है, और कर्म का जो अंत जो है ये जो है उद्योग में परिणित होता है। जैसे कि आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, धन कमाना चाह रहे हैं, आजीविका सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, तो कर्मांतिक कर्म करेंगे, यानी कि कर्म का जो अंत जो होगा, इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि उद्योग जब स्थापित होगा तभी कर्म का, उद्योग और व्यापार से संबंधित क्या हो गए, कर्मांतिक, ठीक है। दंडपाल, अब दंडपाल जो है फ्रेंड्स, दंडपाल जो प्रबंध करते थे, यानी कि आप दंड से ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि स्टिक यानी कि दंड पाल, यानी कि इनकी ये स्टिक की व्यवस्था करते थे। और उस समय ये समझ सकते हैं कि उस समय ऐसे आधुनिक हथियार तो थे नहीं, डंडे से ही युद्ध किया जा सकता था। तो दंड को पालना यानी कि उनकी व्यवस्था करना, उस समय के जो इस अधिकारी का नाम था। वो दंड किसके लिए पालेगा, यानी कि रक्षा करेगा किसके लिए, सेना के लिए, यानी कि दंडपाल क्या होगा, सेना के लिए सामान का व्यवस्था करने वाला दंडपाल। दंडपाल होगा सेना के लिए सामान आदि का प्रबंधन जो करेगा वो होगा दंड, यानी कि दंड को पालेगा, दंड को पालेगा यानी उसकी व्यवस्था करेगा किसके लिए, सेना के लिए, दंडपाल। व्यवहारिक, व्यवहारिक होता था जो फ्रेंड्स दीवानी मामलों का, दीवानी मामले क्या होता है, तलाक और क्या कहते हैं जमीन जायदाद आदि से जो संबंधित, जो सामान्य व्यक्ति के आदमी जो जो विवाद हो जाते हैं आपस में अनिश्चितता के कारण, कि किसकी जमीन कितनी है, किसका ये मेरी जमीन है तेरी जमीन वाले मामले, या विवाह तलाक आदि से संबंधित जो सामान्य व्यक्ति के मामले होते हैं, अगर उस मामले को न्यायालय की सहायता से सुलझाना चाहे तो उसे हम कहेंगे व्यवहारिक, नहीं समझ लीजिए, उसे हम कहेंगे दीवानी मामले, यानी कि व्यक्ति का उद्देश्य किसी को छीनना नहीं, अपराध करना नहीं, अपने अधिकार को शंकावश वो सुनिश्चित करना चाह रहा है और न्याय के लिए। हाँ, एक चीज और होती है, अगर आप दीवानी मामलों को भी स्वयं के प्रयास से वो करना चाहें, सुनिश्चित करना चाहें, निपटाना चाहे, और उसमें विवाद हो जाए या लड़ाई झगड़ा गाली गलौज आदि हो जाए, तो वो भी परिणित किसमें हो जाएंगे, मारपीट हो गई तो वो किसमें, यानी कि वो फिर फौजदारी मामले बन जाएंगे। यानी कि जो आप अपने सामान्य हितों को आप सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, जो जमीन से संबंधित हो गए और सामान्य वाद विवाद हो गए, समझ लीजिए, और ये क्या कहेंगे आप, दहेज तलाक से संबंधित हो गए, डाइवोर्स से संबंधित हो गए, जो सामान्य व्यक्ति से जुड़े हुए मामले हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, दीवानी मामले कहलाएंगे, और जिसको वो न्यायालय की सहायता से सुलझाना चाह रहा है तो होंगे दीवानी मामले। दीवानी, अब ऐसे मामले को समझने के व्यवहारिक आदमी की, क्योंकि ये सामान्य मामले हैं और सीधे साधे सामान्य व्यक्ति से संबंधित, तो व्यवहारिक हो वही आदमी से सुलझा सकता है। तो व्यवहारिक मामले को देखने वाला न्यायाधीश क्या कहलाता था, व्यवहारिक कहलाता था दीवानी मामलों का न्यायाधीश। दुर्गपाल, जो अंदर के दुर्ग होते थे उनको पालता था, उनको रक्षा करता था, दुर्गपाल। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दुर्गपाल जो है दुर्गों की रक्षा करने वाला अधिकारी हो जाएगा, ठीक है। अंतपाल, जो बॉर्डर, अंत में जो दुर्ग होते थे उनकी जो रक्षा करने वाला होता था बॉर्डर में, अंत यानी कि बॉर्डर,
वनु वो होता था आपका अंतवार। आठविक, आठविक जो होता था मनु का अध्यक्ष या मनु का अधिकारी होता था। आठविक यानी कि आप आटे से इसे आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर आटे की आवश्यकता है तो आपको वन जानना पड़ेगा, क्योंकि वन में क्या होगा, वन में जो होंगे आपके जानवर जाएंगे, जानवर फिर खेती करेंगे, खेती में काम आएंगे, खेती से गेहूँ होगा तो आप फिर आटा बनेगा, या आप वनों से अपने आजीविका सुनिश्चित करेंगे तो उससे आटा रोटी आटे की रोटी की व्यवस्था करेंगे, यानी कि आटा। तो यानी कि उस समय के लोगों की आजीविका ये रिलेट कर सकते हैं कि आजीविका किस पर निर्भर थी, वनों पर। तो उससे क्या करते हैं, आजीविका के बाद वो आटा खरीदते थे। तो आठवीं यानी कि वनों से संबंधित अधिकारी। दो आहारी जो राजमहल की व्यवस्था करता था, प्रबंधन करता था। दो आहारी यानी कि दरवाजा, यानी कि दरवाजे से भीतर जो राजा का दरवाजा होता है, क्योंकि राजा साहब ने स्वयं के अनुसार अधिकारी के नाम लिखे, जो उनके दरवाजे थे उस दरवाजे के भीतर जो कार्य प्रबंधन करता था द्वारे होता था। अंतवार्षिक ये होता था अंतो अंतर्वार्षिक, अंतर्वार्षिक जो होता था उसका अंगरक्षक होता था राजा साहब का। अंत यानी कि अंतर का उनका अंगरक्षक। ठीक है फ्रेंड। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद मंत्रियों का प्रमुख होता था, परामर्श देने आदि का कार्य करता था। ठीक है फ्रेंड। और जो हमारे जो ये हमारा जो मौर्य काल चला था 137 वर्ष तक चला था। ठीक है, 322 से 185 ईसा पूर्व तक। तो आशा करता हूँ ये मेरा व्याख्यान प्रस्तुतिकरण मेमोराइज करने में भी सहायता करेगा और आपके लिए परीक्षा उपयोगी रहेगा। आप इससे आपको सफलता को प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर। थैंक यू फ्रेंड्स।